हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में ड्यूलेक्स यानी कि एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली एक प्रोटेक्शन और कोटिंग कलर्स बनाने वाली कंपनी है। सीधे से शब्दों में हम कहें तो ये एक पेंट बनाने वाली कंपनी है और ये कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। कई तरह की इनकी रेंजेस हैं, जिनमें कि होम, इंस्टीट्यूशंस फॉर बिल्डर्स और साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्राइसेस आज सुबह के यानी कि ट्यूसडे के हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लगभग 1902 के करीब ट्रेड कर रहा है और हल्का सा 0.25% की इसमें बढ़ोतरी है। अब हम इसका एक साल का प्राइस देखेंगे कि एक साल पहले इसके क्या प्राइस थे और उसकी वजह से इसके शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, उनके पोर्टफोलियो में इस शेयर ने किस तरह से परफॉर्म किया है उनके पोर्टफोलियो में। तो आइए देखते हैं एक साल का जो रिकॉर्ड, वो ये देखिए कि इन्होंने एक साल पहले जो अपना हाई बनाया था वो 1778 था और आज 1905, यानी कि इन्होंने लगभग 7% का गेन किया है एक साल में इसकी प्राइसेस ने। ये वो शेयर्स हैं जो कि मार्केट में जो मंदी आई है उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और आप देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कुछ कंपनीज का जो प्राइसिंग होती है, वैल्यूएशन होता है, वो काफ़ी ठीक रहता है। तो ये उन कंपनियों में से है जिसका कि वैल्यूएशन रीजनेबल स्टेट पर रहता है और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है। तो ये उस तरह की कंपनियों में से एक है। अब हम शुरू करते हैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। उसको हम इसको दो तरीके से लेते हैं। पहले हम लेंगे RSI और दूसरा लेंगे हम स्टॉकिस्टिक मोमेंटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका RSI क्या कह रहा है। RSI में जाने के पहले हम ये देख रहे हैं कि इसने जो मार्च के पहले इसमें फरवरी के स्टार्टिंग से और मार्च तक इसमें काफ़ी अच्छी तना पाया था और उसके बाद में मार्च के बाद में ये शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा और ये लगभग मई एंड तक गिरता रहा। उसके बाद में इसने थोड़ी सी बढ़ने की कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सफल नहीं हो पाया और ये फ्लैट ट्रेडिंग करता रहा। और इसके बाद में जब इसका रिजल्ट आया तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी तेजी आई है, क्योंकि इसके रिजल्ट कुछ इस तरह से हैं, मिक्स टाइप के रिजल्ट हैं। हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए इनके रिजल्ट ठीक हैं। इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 1923 के करीब है और इसका 200 डेज मूविंग एवरेज 1995 पर है। तो अभी ये देखना होगा कि ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है कि नहीं। यदि ये 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और वहाँ पर स्टेबल होता है तो डेफिनेटली ये 200 डेज मूविंग एवरेज को भी पार कर जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो ये शेयर एक अप ट्रेंड में शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम एक नज़र डालते हैं इसके RSI पर। तो यहाँ पर जो RSI है, इसका RSI भी यही सजेस्ट कर रहा है कि ये एक ऊपर की ओर जाता हुआ RSI है, 52.77 है। यानी अभी RSI में लगभग 30 पॉइंट्स जो RSI का होता है उसमें अभी इसमें उम्मीद है कि ये बढ़ सकता है। तो उससे आप देख सकते हैं कि शेयर काफ़ी ज़्यादा एक बढ़त ले सकता है। जो RSI बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक नज़र डाल लेते हैं हम स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर। तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी वही सजेस्ट कर रहा है। देखिए इसका पॉइंटर नीचे से ऊपर की ओर है, यानी कि इसका मोमेंटम बढ़ता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके रिजल्ट जैसे भी होंगे वो हम अभी इस एनालिसिस में देखने ही वाले हैं। तो अब हम देखते हैं इसका क्वार्टरली एनालिसिस। इसके लिए हम अपने 3 पैरामीटर्स को लेते हैं हमेशा की तरह, रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। और इन तीनों पैरामीटर को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ इस अर्निंग परफॉर्मेंस को या क्वार्टर रिजल्ट को शुरू करने के पहले कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 14 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। जी हाँ, तो ये एक अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए।
इसीलिए मैंने कहा था कि ये कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को बांधे रखती हैं, उनका डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है या किसी तरह से उनको वो अपने प्राइस को मेंटेन करती रहती हैं, उनका ईपीएस वो मेंटेन करती रहती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ये एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने Q4 FY19 में 721 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी और इस बार Q4 FY20 में 597 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, यानी कि इसमें जो कमी आई है वो लगभग 17% की इसमें कमी आई है इनकी रेवेन्यू में। और हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो हमको ये पता चला है कि जो इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 17.62% कम हुए हैं और जबकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या अदर इनकम्स हैं वो 3.94% से बढ़े हैं। तो ये कंपनी की जो रिपोर्ट है उससे पता चला है। अब हम दूसरा पैरामीटर देखते हैं अपना एबिटा। एबिटा कहता है कि 119 करोड़ था Q4 FY19 में और अब उससे कम होकर के ये 103 करोड़ हो गया है Q4 FY20 में, यानी कि इसमें कमी आई है लगभग 13.43% की। ये एक अच्छी खासी कमी है, लेकिन इसके पीछे जो कंपनी ने बताया है कि इनका कुछ जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जैसे कि इनका VRS पेमेंट और टर्मिनेशन बेनिफिट्स वगैरह है, ये लगभग 8.72 करोड़ का है। और साथ में कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है ये 17.21% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है लेकिन इट्स रीजनेबल। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पैरामीटर की जो कि है प्रॉफिट 70 करोड़ से घट करके 54 करोड़ हो गया है, यानी इसमें लगभग 23% की कमी आई है। हालांकि ये कंपनी आप देख रहे होंगे कि इसने अपने प्रॉफिट को बरकरार रखा है और इनका जो पेट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 9.06% है, ये भी ठीक है। और कंपनी ने ये बताया है कि इनका जो कैश फ्लो है, कैश इनफ्लो है, ये काफी अच्छा रहा है और 374.10 करोड़ रहा है, जबकि लास्ट ईयर ये 139.20 करोड़ था। इसलिए ये जो शेयर्स है आप देख रहे होंगे कि एक प्रॉफिट में कमी आई है लगभग 23% की, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इनका कैश फ्लो अच्छा रहा है इस वजह से कंपनी में एक स्ट्रेंथ नजर आती है और शेयर प्राइसेस में भी एक स्ट्रेंथ नजर आती है। तो ये था इसका एनालिसिस क्वार्टरली रिजल्ट्स का। अब हम इसको एक समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था और ये उसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेवेन्यू 17% से ज्यादा कमी हुई है, तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एबिटा की बात करें इसमें भी 13% से ज्यादा की कमी आई है, तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और प्रॉफिट में भी 23% की कमी होने की वजह से इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। लेकिन हमारे जो टेक्निकल्स हमने आपको बताए थे उन पर आप गौर जरूर करिएगा। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर। एक हफ्ते का जो ट्रेडिंग पैटर्न है ये 22 जून को आप देख रहे होंगे 1279 का इसने हाई बनाया था, यानी कि मंडे को, और इसने फ्राइडे को रिजल्ट के पहले अपने सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की थी, लगभग 14,88,000 शेयर्स की इसमें ट्रेडिंग हुई थी। अब एक नजर डाल लेते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जिसे कहना चाहिए वो है, और प्रमोटर्स के पास में लगभग 75% की शेयर होल्डिंग है। और इस तरह की बिग साइज की कंपनियां या मिड कैप कहना चाहिए बहुत कम होती हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी ऐसी बहुत कम होती है जहां पर कि प्रमोटर्स का इतना ज्यादा स्टेक होता है। और FII के पास लगभग 1.26% है, और जो DIIs हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो म्यूचुअल फंड और अदर DIIs के पास लगभग 16% से ज्यादा की होल्डिंग है। तो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के पास में अच्छी होल्डिंग है और ये शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और जो पब्लिक के पास में है या फ्री फ्लोट है वो 7.25% ही है। अब एक नजर हम इसके पीयर्स पे यानी कि कॉम्पिटिटर्स पर डालते हैं। तो यदि हम कॉम्पिटिटर्स पर नजर डालें तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एशियन पेंट्स, बर्गर, कंसाई नेरोलैक, शालीमार और हार्वेस्ट एंड वार्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो ROC है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है
वो जरूर थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये खराब आया, उसकी वजह से थोड़ा सा इसका कम हो गया 24.35। वहीं एशियन पेंट का हम यदि देखते हैं तो वो 35% और बर्जर पेंट का लगभग 28% है। लेकिन यदि हम पी रेशियो की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव लग रही है, जहां पर एशियन पेंट्स का 58 पी है और बर्जर पेंट का 73 है। वहीं इसका जो पी रेशियो है वो 35.87 है। तो इस प्रकार से ये कंपनी में एक प्राइसेस की दृष्टि से एक अट्रैक्टिवनेस है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।